हेलो एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अपडेट्स की, इंडियन इक्विटी मार्केट्स की और बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए यहां पर इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं। काफी टाइम से इनएक्टिव हूं बिकॉज काफी सारा ट्रैवल चल रहा था, शादियां थी, ऑफिस जाना था, थोड़ा बैंगलोर में था, कभी घर पे था थोड़े टाइम के लिए, अभी वापस मुंबई आया हूं। और फिलहाल आपके लिए जो आज का वीडियो है वो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को आप कैसे इन चेक रख सकते हो, एंड वो भी अक्रॉस द सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करके। और ऐसे 5 कंपनीज आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 जो हैं वो लार्ज कैप हैं, 2 छोटी कंपनीज है, फिर एक पेनी कंपनी है। पेनी भी नहीं कह सकते, वो जब आपको मैं बताऊंगा तो पता चलेगा कि कंपनी कौन सी है। थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट्स रखते हैं वहां पर। और लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये जरूर जान लेना कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो भी यहां पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मैंने जहां से पढ़ा है वो मैं आपको सीधा सीधा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। आपको प्रॉपर फंडामेंटल अपडेट्स, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से पूरी तरह से टाई अप करके आपको थ्रो किया जाएगा कि ये डेटा है और ऐसे चीजें जा सकती हैं। अब इन्वेस्टमेंट कोई भी करने से पहले आपको अपना डिसीजन लेना है कि भैया क्या जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो आपको सेंस बना रहा है, दैट इज वन। सेकंड, क्या आपकी जो इंस्टिंक्ट है वो वैलिडेट कर रहा है, दैट इज सेकंड। और थर्ड, आप कुछ तो स्टडी खुद भी करते होंगे और प्लीज करिए अगर नहीं करते हो। अगर आपको कोई ब्रोकर भी है, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन भी है, तब भी आपको मार्केट्स में पता होना चाहिए कि भैया आखिर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहो। बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इट इज मच मच बेटर देन बीइंग एन अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर एंड जस्ट हैंडिंग योर मनी टू someone else and just tell them to manage it. प्लीज आप अपने पैसों को इन चेक रखना जानो, भले ही आप किसी को भी पैसे दे दो। फिलहाल हम सीधा स्क्रीन शेयर करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले ना निफ्टी देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मूव करे। वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का हालत है भैया, ठीक है। आप देख लो कैसे, मतलब क्या चल रहा है ये मार्केट में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से ये लगा, ये महाराष्ट्र इलेक्शन का पूरा वो था। ये वन डे टाइम फ्रेम पे, ओ ये तो निफ्टी स्मॉल कैप है, सॉरी ये नहीं, ये देखिए आप। हाँ, ये महाराष्ट्र इलेक्शन जब हुए थे तब का ये हाई है, ये जो लगाया था 23,907 और 23,400 तक पहुंच गया था मार्केट, बहुत नीचे था। फिर एक ही दिन में 600 पॉइंट की रिकवरी करवा दी थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिला और पिछले जो आज भी है, आज भी 24,275 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। अगर और थोड़ा मैं चार्ट को वो करूं तो गिरा ही है, देखो मार्केट तो, और गिरा है FIIs के बेचने से, ठीक है। गिरा है इंडिया के ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से, गिरा है थोड़ा बहुत वॉर सिचुएशंस की वजह से, गिरा है इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन बहुत हाई है जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो बहुत खराब है। गिरा है कंज्यूमर ब्रांड्स है, जो FMCG सेक्टर है वो कितना सफर कर रहा है उसकी वजह से। ओवरऑल जो रिजल्ट्स थे एशियन पेंट्स के कितने खराब थे। अब आप देखो कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के है ना, वो 4 पिलर्स होते हैं गाइस, 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। वो 4 पिलर्स में से सबसे बड़ा पिलर है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, जो आप और मेरे जैसे लोग बाहर जाके सामान खरीदते हैं, वो पहला है, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका आता है जो कंपनीज आपकी पैसे लगाते हैं, बेसिकली आपका प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपकी कंपनीज इंडिया को ग्रो करने में पैसे लगाती है। जैसे अडानी अभी सीमेंट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मेटल सेक्टर में आने की सोच रहे हैं, फिर उनको बहुत सारे पोर्ट्स बनाने, जो भी वो कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, वो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा सूनर और लेटर, राइट। ऐसे ही फार्मा कंपनीज करती हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे में पैसा आता है। तो जो हमारी कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, फिर दूसरा वो होता है। तीसरा होता है आपका गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपकी सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स जो भी बना रही हैं इस टाइम पे, सरकार जितनी प्रोजेक्ट्स चलाती है, जितनी भी स्कीम्स चलाती है, वो कंट्रीब्यूट करता है कि इकोनॉमी में। और चौथा होता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स यानी आप बाहर कितने गुड्स भेजते हो। इंडिया करीब करीब 300-400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और 600 बिलियन डॉलर का करीब करीब इंपोर्ट करता है। लेटेस्ट जो लास्ट ईयर का डेटा था वो इतना ही था, एक बार मैच कर लेना, होगा ऊपर नीचे 50-100 बिलियन डॉलर होगा, लेकिन इतना ही मोटा मोटा हमारा 150 से 200 बिलियन डॉलर का फिस्कल डेफिसिट रहता है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डेटा हमारा फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो 60% कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, और प्राइवेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। आप कार की सेल्स ले लो, उसके अंदर प्राइवेट कंजम्पशन फिलहाल कम है। आप भले ही आप जो आपके FMCG सेक्टर की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ले लो, तो उसमें भी कम है। फिर उसके बाद आप जितनी भी ऐसी, तो बेसिकली क्या होता है, एक इंसान रोटी कपड़ा मकान के लिए कमाता है, फिर उसके ऊपर जो पैसे बचते हैं उससे वो अपनी शॉपिंग, लग्जरी, गाड़ियां, सब कुछ खरीदता है। तो रोटी कपड़ा मकान में ही इतना पैसा चला जा रहा है कि वो लग्जरी की तरफ जा ही नहीं पा रहा है। तो जो बाकी 80% जो लग्जरी चीजें हैं, जैसे गाड़ी, बाइक, आपका पेंट होना, घर का रेनोवेशन होना, ये सब चीजें जो भी हैं, ये 80% ना एक्सेसरीज होती है लाइफ की। 20% ही कंजम्पशन होता है आपका अपनी बेसिक नीड्स पे, ठीक है। 80% आपका कंजम्पशन होता है फालतू का।
तो फालतू का कंजम्पशन हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और जब आपका 20% की जगह पैसा 40-50% सिर्फ खाने में चला जाएगा, तो भैया सीधी सी बात है ना, ऊपर का कंजम्पशन आपका अपने आप कम हो जाएगा, राइट। आपका बजट जो है, आपको मान लो 20 लाख की गाड़ी लेनी थी, आपका खाने पे इतना ज्यादा है कि आप ईएमआई अभी तक निकाल सकते थे 80,000, लेकिन अभी आप 80 क्या 20-30 हजार, सॉरी ये मैं होम लोन की ईएमआई बोल दी, मैंने ज्यादा बोल दी, लेकिन 20-30 हजार की ईएमआई अभी तक आप निकाल सकते थे, लेकिन खाने में खर्चा हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतनी महंगाई बढ़ गई कि आई कैन ओनली टेक आउट लाइक 10,000 रुपीज आउट ऑफ माई सैलरी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आप क्रेटा खरीदने जा रहे थे, तो आप ऑटोमेटिकली वहां से बलिनो पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट कंजम्पशन का पूरा गेम। और इन्फ्लेशन इसीलिए इतना हर्ट करता है इकोनॉमी को, क्योंकि आपका जो है बेसिक नीड्स पे इतना खर्चा हो जाता है कि आप बाकी की एक्सेसरीज और जो आप इतना बड़ा इंडियन इकोनॉमी है उसमें कंजम्पशन नहीं कर पाते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, मोटा मोटा ये है, ठीक है। इंडियन Q2 जीडीपी का नंबर 5.4% की ग्रोथ है। इतनी खराब ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे आपको यूरोप की एकदम स्टैग्नेटेड ग्रोथ है, अमेरिका की भी कोई अच्छी नहीं है, चाइना भी बेचारा दबा पड़ा है, उसको भी फिस्कल स्टिमुलस दे के सरकार पंप करे जा रही है कि अरे वो देते हैं ना, जब कोई पानी से निकलता है तो उसको झटके देते हैं, शॉक देते हैं कि भाई सांस लेने के लिए, वही गवर्नमेंट दे रही है पुश चाइना की इकोनॉमी को भी, लेकिन नहीं बन पा रही है अभी बात, कहीं नहीं बन पा रही। यूक्रेन, रशिया, यूरोप, अमेरिका, यूके, कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज 8% से ग्रो करी है, 7-8% से ग्रो करी है, और हमने स्टैंड आउट किया है। ये हमारे 6 क्वार्टर्स में सबसे लोवेस्ट ग्रोथ है, ठीक है। 5.4% बहुत कम ग्रोथ है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि अगर हमें 2047 वाला जो विजन है विकसित भारत का, वो उसको लेके जाना है, या फिर हमें अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, या फिर हमें एक अच्छा फुटिंग पे आना है इकोनॉमी के, तो हमें कम से कम 8 से 10% तक ग्रो करने की जरूरत है गाइस। और अभी ना आरबीआई ने हमारे पूरे साल का एस्टिमेशन निकाला था 7.2% इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी का, अभी 5.4% ये नंबर आया है। तो अगले जो 2 क्वार्टर है, Q3 और Q4, उसमें हमें 9-10% से ग्रो करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। लेकिन अभी फेस्टिव सीजन है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो होपफुली ये जो जीडीपी के नंबर्स हैं यहाँ अच्छे आएंगे, और आई होप अच्छे आए, ठीक है। मार्केट बढ़े, सबको प्रॉफिट्स मिले, इंडियन इकोनॉमी पे भाई विश्वास तो पूरा है, देखो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल ये मैं आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया हूं, ठीक है। एफआईआईज पुल आउट कर रहे हैं, मनी सबको पता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकाले, और इसीलिए आपका जो रुपया है वो 84.70 पे क्लोज हुआ है भाई आज। इतना ज्यादा गिर गया रुपया, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर निकल के इंडिया से अमेरिका में जा रहा है, और डॉलर की सप्लाई इंडिया में कम हो रही है। और जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली उसका आपका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। सप्लाई आप कम कर दो, मर्सिडीज, ऑडी, यही करते हैं, सप्लाई कम रखते हैं ताकि उनकी कार की वैल्यू ज्यादा है। समझ रहे हो ना आप, सप्लाई और डिमांड का गेम ही तो सब कुछ है। आपका कोई शेयर का सप्लाई कम है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम गेम कम है, और बाइंग साइड बहुत ज्यादा है, तो ऑफकोर्स मतलब उसका शेयर प्राइस आपको अपर सर्किट में लॉक्ड होते हुए मिलता है, राइट। ऐसे ही सप्लाई जितनी कम रखोगे उतनी वैल्यू बढ़ती है, अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सप्लाई डिमांड का पूरा गेम है। बाकी अभी ये पूरी चीज है कि इंडियन इकोनॉमी है तो थोड़ी सी अभी फ्रेजाइल कंडीशन में, और आई होप कि हम रिकवर करेंगे, और जल्दी रिकवर करेंगे। Q2 के नंबर्स में अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफी बेटर हुआ है, एक ही फुटिंग है 4 में से। आपका मैं वापस बताता हूँ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, कंपनीज का एक्सपेंडिचर, जो कंपनीज जॉब प्रोवाइड करती है और 10 चीजें करती हैं ताकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो, और चौथा एक्सपोर्ट्स। ये 4 पिलर्स होते हैं, जिसके अंदर से 3 खराब आए हैं, प्राइवेट कंजम्पशन खराब आया है, कंपनीज का एक्सपेंडिचर खराब है, एक्सपोर्ट्स खराब है। बचा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो Q2 में सही आया, क्योंकि भाई Q1 में तो वैसे ही खराब था गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन के टाइम पे मतलब एनीवे गवर्नमेंट इतना स्पेंड नहीं करती है, एग्रेसिवली प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती। ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये पूरा फंडामेंटल अपडेट है, और आपके समक्ष मैंने ये रख दिया है। यहाँ पे हाई लगाया था निफ्टी ने, उसके बाद तो भैया टक 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 ये गिर ही रहा है, और फिर यहाँ पे बीच बीच में कैंडल्स बनती है, और लगता है रिवर्सल आएगा, लेकिन रिवर्सल नहीं आ रहा है। अभी आज बंद हुआ है, अभी यहाँ पे ना निफ्टी को ना 24,300 का 300-350 का लेवल तोड़ना जरूरी है, ताकि ऊपर की तरफ 25,000 का आपको एक मूव देखने को मिल जाए। चलो अभी फटाफट चलते हैं, 4-5 कंपनीज की बात करते हैं। सबसे पहली है इंडिगो। भैया मतलब इस कंपनी को ना आप बोल देना कि एक ऐसा एसेट आप बना लोगे अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना लाइफ में देखने की जरूरत नहीं है शेयर। मैं वैसे कहता हूँ एक्टिव इन्वेस्टर गैंग, ठीक है, बट ये शेयर देखने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही हेवायर चला जाए। बट इंडिगो इज वन ऑफ द कंपनी जो आपको आज 1,68,000 करोड़ 1,69,000 करोड़ रुपए के आसपास दिखेगी। फाइनेंशियल देखोगे तो
इसका ईयरली जो रेवेन्यू है पिछले साल का था 68,000 करोड़, और एक बार ना पिछले 3 साल में ग्रोथ देख लो। ऑफ कोर्स ये तो भाई पेंडेमिक ईयर्स हैं, आएगा यहाँ पे कम नंबर, बट 25-26 हजार करोड़ से आप 70,000 करोड़ रुपए फिर आप प्रॉफिट्स बना रहे हो। इकलौती एयरलाइन है जो प्रॉफिटेबल है इंडिया में, वर्ल्ड की चौथी पांचवी बिगेस्ट एयरलाइन है, कहीं तो इनका नाम आ रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी एयरलाइन है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, बहुत ही फ्लीट ऑपरेट करती है। 10 में से हर 7 एयरक्राफ्ट आप किसी भी एयरपोर्ट से देखोगे तो इंडिगो के निकलते हैं। हर छोटी जगह पे, किसी भी उदयपुर का एयरपोर्ट देख लो, आप लखनऊ का एयरपोर्ट देख लो, सबसे ज्यादा इंडिगो जाती है वहां पे। एयर इंडिया की है सप्लाई लेकिन बहुत कम है। जोधपुर का एयरपोर्ट देख लो, मैं जोधपुर से आया था तो वहां से भी इंडिगो ही निकलती है, एक एयर इंडिया 3 इंडिगो ऐसे निकलती है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है भाई, मोनोपोली है, ठीक है। और ये अगर मल्टीपल देखोगे तो 3x है रेवेन्यू का मल्टीपल जो है वैल्यूएशन का, वो 3x है, और ये कम से कम 5x होना चाहिए। और अभी जो Q2 नंबर्स थे ना वो इनके खराब आए, जिस वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पे शेयर प्राइस में 4900 से 3800 गिर गया था। और मैंने अपनी कम्युनिटी पे जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैंने सबको बोला था भाई इंडिगो कलेक्ट करने का वक्त आ गया है। और इंडिगो आज भी कलेक्ट करना है आपको। इंडिगो आज से 3000 रुपए भी गिर जाए कल को तो भी कलेक्ट करना है आपको। और इंडिगो 5000, 6000, 10,000 पहुंचे तो भी आपको कलेक्ट करना है। ऐसा मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं माना तो मत मानना, ठीक है। लेकिन जो पिछले साल के उससे आप देखोगे ना तो लॉस में स्लिप हुई एयरलाइन, ठीक है। एयर डिमांड जो था वो थोड़ा कम था, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स सितंबर क्वार्टर में सभी कंपनीज के रिजल्ट जो हैं वो खराब आए हैं भैया, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू देखो पिछले साल के उससे इंक्रीज है, और पिछले क्वार्टर से इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। और ये लॉस जो है ना, ये वन टाइम लॉस है। आपको मैं Q3 के नंबर्स दिखाऊंगा आज, मेरे को नोट डाउन करके रख लो। जो इस टाइम पे ट्रैवल डिमांड चल रही है फिलहाल, ये देखो, इंडिया इट्स रिकॉर्ड एयर ट्रैवल 5 लाख पैसेंजर्स ऑन November 17th। आज हम तो दिसंबर को ये वीडियो बना रहे हैं, और 5 लाख पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं। वेडिंग सीजन चल रहा है, सबसे बड़ी बात। दूसरा फेस्टिव सीजन चल रहा है, वो बड़ी बात। और तीसरा, लोग इस टाइम पे घूमने निकलते हैं, जब अपना पूरा साल खत्म करते हैं तो वो सोचते हैं भाई ट्रिप मार के आते हैं। और सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इस क्वार्टर में कमाती है। Q3, Q4 बहुत अच्छा होता है फ्लाइट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए। और जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक डिमांड है, मतलब उस हिसाब से तो भैया मजे आने वाले हैं। ये देखो 14 अक्टूबर को 4.84 लाख का हाई लगाया था, फिर आपका 17 नवंबर को 5 लाख पैसेंजर्स के ऊपर का हाई लगाया था। और ये चलेगा भैया, ये चलेगा। और इंडिगो को खरीदने का यही रीजन है। शेयर प्राइस अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 4400 के आसपास का है। प्राइस टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा सही है। और ईयर टू डेट रिटर्न्स में अगर देखें तो 47% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। और जब मैं लॉकडाउन के बाद, आई थिंक 2021 में जब मैंने मार्केट ट्रैक करना शुरू किया था, इंडिगो का शेयर 1400 रुपीज का था, ऑलरेडी 4400 पे। लेकिन डरने की बात नहीं है भैया। जब एक शेयर बढ़ता है तो उसकी बढ़ने की कोई लिमिट्स नहीं होती। जब एक शेयर गिरता है तो वो जीरो तक ही जा सकता है, ये याद रखना। और ये शेयर बढ़ता हुआ शेयर है, स्काई को रूल करता है इंडिगो, और करेगा, क्योंकि इतने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर जो है इन्होंने दिए हुए हैं कि मुझे इस कंपनी पर पूरा भरोसा है। बाकी आपकी मर्जी है, प्लीज वैलिडेट कर लेना अपने जो भी इंस्टिंक्ट्स है। और 5,335 रुपीज का इसका हाई है, लोएस्ट है 1 ईयर का 2780 का। और कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला है अपोलो हॉस्पिटल्स। इंडिगो एक बड़ा लार्ज कैप कंपनी है। अगला है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का ना शेयर प्राइस काफी म्यूटेड रहा है काफी टाइम से, ठीक है। अगर मैं इसका ओवरव्यू भी दिखाऊं आपको, थोड़ा सा प्राइस टू इक्विटी आपको हाई लग सकता है, लेकिन हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में आप देखोगे कि थोड़ा सा जो है प्राइस टू इक्विटी हाई रहता है। इसके ईयर टू डेट रिटर्न्स बहुत ही नॉर्मल है, एवरेज है, 19% है। 1 ईयर रिटर्न 23% है। लेकिन कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, जो अपनी नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाई हैं, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। और Q2 के नंबर्स तो भैया मतलब अमेजिंग ही अमेजिंग है। देखो 14,000 करोड़ का रेवेन्यू, 16, 19, यहाँ पे एफिशिएंसी भी ठीक ठाक चली है। मतलब डेट बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने डेट इसीलिए लिया ताकि कंपनी अपना एक्सपेंडिचर करे और खुद को बेटर बनाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्वार्टरली रेवेन्यू में देखो कि 4800 करोड़, 5500 करोड़, कम से कम 20% का यहाँ पे इंक्रीज है। और 233 करोड़ से 379 करोड़, ऑलमोस्ट ये 62% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा इंक्रीज है, विच इज लाइक 24%, विच इज अ डिसेंट गेन। और कंसिडरिंग Q2 के नंबर्स इतने खराब हैं कंपनीज के, तो अपोलो हॉस्पिटल इज लिटरली स्टैंडिंग आउट। और आगे जाके मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन करेगा। तो ये आर्टिकल था अपोलो हॉस्पिटल पे। और कंपनी के जो है 7994 ऑपरेशनल बेंच है एट द एंड ऑफ सितंबर का ये डेटा है। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट है वो 73% इन सेकंड क्वार्टर, अप फ्रॉम 68% इन द लास्ट ईयर। कंपनी का स्टॉक है वो आउट परफॉर्म किया है, मतलब 28-29% से बढ़ा है। और आगे चल के ये बहुत जल्दी आपको 10,000 रुपए को देखने का मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज अपोलो हॉस्पिटल, और बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी है अपोलो के, बहुत सारी कंपनीज हैं। मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बिग कंपनीज। और आपको क्या लगता है यार, हॉस्पिटल्स के कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर लो, हॉस्पिटल्स में कभी पेशेंट्स आने बंद नहीं होंगे, ठीक है।
हॉस्पिटल जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा वैसे वैसे और बेहतर करता जाएगा। एसडीएम हेल्थ केयर करके कंपनी आप चेक करना, उसने केयर क्वालिटी करके एक चेन है, उसके साथ टाई अप किया और 2 दिन में शेयर प्राइस 20-25% भाग गया उनका, क्योंकि पता है कि जब मर्जर होता है ना तो आपकी जो आपके नंबर ऑफ बेड्स है वो तो इंक्रीज होते हैं, साथ में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप जितने बड़े हॉस्पिटल हो गए ना उतना आप उस पर भरोसा कर सकते हो और उतने ही लोग वहां पे आते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल इज द सेकंड शेयर। प्लीज ये सब वैलिडेट कर लेना गाइस, प्लीज, मैं आपको फंडामेंटल आपके सामने बता रहा हूं और मेरे को क्योंकि लग रहा है ये, और आपको क्या लगता है प्लीज आप ये देखना, ठीक है। और उसके बाद मोरपेन लैब, भैया मोरपेन लैब इतना बेहतरीन शेयर है, इन्होंने अभी शायद 2000 करोड़ रुपए रेस किए हैं, ठीक है। और 2000 करोड़ रुपए इन्होंने क्यूआईपी इशू से रेस किए थे, 200 करोड़ रुपए, सॉरी 2000 गलत बोल दिया। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ना, एक बार नाम देखो यार, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते बैंक ऑफ अमेरिका वाले, ठीक है। सैमसंग इंडिया, सिटी ग्रुप, नोम्यूरा, बीएनपी पारिबास, मोर्गन स्टैनली, एमिनेंस, ये सब इतने बड़े बड़े नाम है कि इसके अंदर फॉरेन होल्डिंग्स जो है ना इस कंपनी में वो बढ़ती जा रही है। आपकी जो मोरपेन लैब में फाइनेंशियल्स की बात करूं, 1690 करोड़ रुपए कमाए थे पिछले पूरे साल में, यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 96 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था। डेट लेवल बिल्कुल ही इन कंट्रोल है, इन चेक है। क्वार्टरली देखे तो देखो 422 करोड़, 438 करोड़, लेकिन देखो 21 से 34 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा, आई मीन इट्स जस्ट व्हाट आई थिंक इट इज लाइक 8%, 8 आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना है प्रॉफिट्स, 3.65% है, बहुत कम डिक्लाइन है। लेकिन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 64%, और जिस हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स इस पे बेट ले रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। दूसरा, मेडिकल डिवाइसेस के उसमें है ये कंपनी, मतलब फील्ड में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल डिवाइसेस की जो फील्ड है ये बढ़ने ही वाली है, एवर इंक्रीजिंग है, और कंपनी अच्छा कर रही है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस पे बैठे हैं, आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े लोग अगर सपोर्ट करते हैं किसी कंपनी को तो वो किसी रीजन की वजह से करते हैं, और हमें भी बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। और छोटा शेयर है तो एक जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो बहुत हाई है, मतलब 55-60 रुपए का शेयर था, ये 92 रुपीज का हाई लगाया, और अभी और भी बहुत सारा पोटेंशियल इसमें बाकी है। तो मोरपेन लैब जस्ट बिकॉज कि आपके मार्केट इन्वेस्टर्स हैं इसके साथ, मेडिकल डिवाइसेस की उसमें कंपनी है, और ये जो मार्केट है वो भी 40-50 बिलियन डॉलर के, 500 बिलियन डॉलर तक 2047 तक जाने का इसका एस्टिमेट है। और जब एक्सपोर्ट करेगी कंपनी तो और कमाएगी, एफिशिएंसी और बढ़ाएगी, और बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। उसके बाद ये वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स है, साउथ बैंक। 1 साल से कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। ईयर टू डेट रिटर्न -1.05%, ठीक है। लेकिन भैया आपको लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए, मतलब ये म्यूटेड शेयर है, सीधी सी बात है। फाइनेंशियल्स देखोगे क्वार्टरली ना तो 2484 इनका रेवेन्यू था सितंबर 2023 के क्वार्टर का, लेकिन अभी 2804 करोड़ रुपीस, जो कि सीधा 20% इंक्रीज है। और प्रॉफिट्स देखोगे तो वो भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, 18% का इंक्रीज है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है साउथ इंडियन बैंक, 1 साल से कंसोलिडेट हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा स्कोप ऑफ ग्रोथ है भाई। 10,000 करोड़ रुपए की सेल्स मतलब रेवेन्यू करती है, और आप देखो 6300 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आई होप आप इसी से समझ रहे होगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर समझदार हो तो समझ आओ। साउथ इंडियन बैंक मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर है, क्योंकि मैंने इसको 9 रुपए पे देखा था जब मैं मार्केट में घुसा था, उसके बाद ये 38 रुपीज तक गया, अभी 23 रुपए पे है, तो ऑलमोस्ट आपको आधे प्राइस पे मिल रहा है। तो प्लीज अपना डेटा देख लेना, इंस्टिंक्ट वैलिडेट कर लेना। मैं हर शेयर के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, और मुझे ये कुछ शेयर है जो मेरे फेवरेट है, मतलब मैं रखूंगा इसमें अच्छी खासी होल्डिंग। तो देखो ना दोस्तों, पोर्टफोलियो भी ऐसे ही बनाते हैं यार। आप अगर अपने 1 लाख रुपए लेके 20 कंपनीज में डाल दोगे ना, कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अभी उस 1 लाख में से 50,000 एक कंपनी में डालोगे, विच फॉर मी राइट नाउ इज इंडिगो, कल को कोई और होगी शायद, ठीक है। तो मैं 50 एक में डालूंगा, फिर उसके बाद 25 एक में डालूंगा, फिर शायद 10 एक में डालूंगा, और 5 एक में डालूंगा, 4 में डालूंगा, ठीक है। मतलब मेरे को इससे ज्यादा नहीं करना है, लेकिन वो 50 सबसे बेस्ट कंपनी में डालूंगा, समझ रहे हो आप। तो प्लीज थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाने का तरीका अपना जरूर संभालना। बाकी ये एक आर्टिकल इसके ऊपर मिला था, और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी जो है ना अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है और करेगी, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो प्लीज 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 आप देख लेना कि आपको लेना है नहीं। और 5वां आपने देख लिया होगा, बीच में स्क्रीन शेयर हुआ, वोडाफोन आइडिया। भैया ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, मेरे को ऐसा लगता है वोडाफोन आइडिया पहले गिरा था मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग की वजह से, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, और उसके बाद मार्केट की कंडीशंस की वजह से। फिलहाल जो बैंक वेवर वाली जो न्यूज आई है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आई है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, जो अभी बैंक गारंटी वेवर टर्म्स चेंज हुई हैं, वो उसके अंदर जो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया ना, इसके अंदर वोडाफोन आइडिया बच गया है। और वोडाफोन आइडिया के पास बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा फ्री हो जाएगा, कैश फ्लो बचेगा, ठीक है। बैंक गारंटीज देने की जरूरत है, पहले भी बैंक गारंटीज देने से फेल हो गया था वोडाफोन आइडिया, और
जैसे ही वो एक वोडाफोन आइडिया के एनालिसिस पे पूरा वीडियो किया हुआ है मैंने इस चैनल पे, प्लीज जाकर देख लेना। लेकिन जो एजीआर ड्यूज थे इनके, सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला कि भाई आपको देने ही पड़ेंगे, तब वोडाफोन आइडिया गिरना इतना चालू हुआ कि वो 9 रुपए पहुंच गया, उसके बाद मार्केट कंडीशन की वजह से 7 रुपए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही बैंक वेवर गारंटी वाला पूरा टीआरआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये निकाला, उसके बाद से वोडाफोन आइडिया को एक 20% का सर्किट लगा है, 10-10, 15-15%, मतलब 6-7 रुपए से आई थिंक अभी 8.5 रुपए के पास बैठा हुआ है। और मैंने खुद इसको ऐड किया, मेरी थी कहीं 12 रुपए की बाइंग थी, उसके बाद मैंने एवरेजिंग करी है इसकी 6.5-7 रुपए पे, और उसके बाद अभी मैं प्रॉफिट्स में वोडाफोन आइडिया पे। और मुझे लगता है 10 रुपए तक की रैली तो ये अभी लॉन्ग शॉर्ट टर्म में दे सकता है, लेकिन एक ये रिस्की शेयर है। मैं मतलब इसके अंदर ना ऑफकोर्स लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सकता है। तो मैंने दोनों साइड देखो, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, अक्रॉस द आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स करने की मैंने बोली थी। इंडिगो इतना सेफ शेयर है, अपोलो हॉस्पिटल इतना सेफ शेयर है, फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मोरपेन लैब, उसके बाद साउथ इंडियन बैंक, थोड़ा 2 रिस्की हो जाता है, हल्के हल्के, मतलब लिटिल बिट ऑफ रिस्क। ये थोड़ा पेनी टाइप्स आ जाता है क्योंकि कंपनी का दिवाला निकला हुआ है, हम सब जानते हैं, और कंपनी कोप अप करने की कोशिश कर रही है। और जो न्यूज मेरे को नजर आ रही है ना, जो मेरे को मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन नजर आ रही है, जो मतलब ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है टेलीकॉम सेक्टर का, और जो भी मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से आप टेलीकॉम सेक्टर में आपको इन्वेस्ट तो करना ही करना है। देखो, अब चाहे आप वोडाफोन आइडिया में करो, चाहे भारतीय एयरटेल में करो, वो आपकी मर्जी है। भारतीय एयरटेल भैया बहुत ज्यादा आपका सेफ बेट हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया में आप जल्दी से पैसा 50-60% से शायद ग्रो कर पाओगे, और शायद लूज भी कर दो 20-30%, तो वहां पे आप लॉसेस कट कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो ऐसे ही होता है, लॉस को भी बुक करने से नहीं डरना चाहिए, और प्रॉफिट्स को तभी बुक करना चाहिए जब आपको लगता है कि भाई इस शेयर का टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, वो देखो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, नो, बट ये जो है 5 शेयर थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत बड़ी वीडियो फिर से बन गई है ये, लेकिन आई होप कि मैंने ना आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दिया यार। इस पे 21 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं सोचा था कि मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब बन गए तो क्या कर सकते हैं। आई होप कि जो भी मैंने बोला आपको कंट्रीब्यूशन आया हो इस पूरे वीडियो से, और आप देखना किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना, ये आपका टोटल वो है। मेरे ये लिए 5 शेयर थे। एक डिलीवरी करके एक शेयर है, मेरे को बहुत पसंद है, वो भी ऐसे HDFC बैंक है, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे वो भी लग रहा है, ब्रेकआउट दे सकता है बहुत जल्दी। फिर उसके बाद एक लूमैक्स इंडस्ट्रीज करके एक शेयर है जो आपके ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स बनाता है, और अब मैंने मतलब मेरे घर पे अभी एक नई गाड़ी ली थी किसी ने, तो मैं देख रहा था कि उसका जो रियर व्यू मिरर है और जो मतलब साइड मिरर्स थे वो लूमैक्स के थे, मतलब मारुति की गाड़ी पे लूमैक्स के थे। और मारुति 42-43% गाड़ियां बेचता है, तो मतलब मारुति उनका क्लाइंट है, वो उनको बना के बेचते हैं स्पेयर पार्ट्स। तो मतलब मारुति के साथ एसोसिएशन लूमैक्स का कितना अच्छा है ये देखने को मिलता है, और क्वार्टर 2 नंबर्स भी उस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ना आप शेयर्स एनालाइज करते हो, और ऐसे ही आपको और वीडियोस देख रही है और ऐसे ही और शेयर्स एनालाइज करवाने, कमेंट्स करो नीचे, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। जो भी आपके अनइन्फॉर्म्ड दोस्त है प्लीज उन्हें बताओ कि ये शेयर हैं, यहां से आपको पता चले हैं, और ताकि वो भी सब्सक्राइब करे। और मैं वीडियोस लगातार लेके आऊंगा यार। आई एम रियली सॉरी, अभी तक जो थी 1 महीने का गैप ये बहुत बड़ा हो गया। आई पुश्ड माई सेल्फ सो हार्ड कि भाई अभी मेरे को बनाने ही बनाने, कुछ भी हो जाए। और लिटरली ये पहली बार ऐसी वीडियो कर रहे हैं कि हम टॉप 5 शेयर्स की मेरे हिसाब से इस मार्केट कंडीशन में जो बात कर रहे हैं बैठ के, और मैं नहीं हूं सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन आई होप कि जो मैं बात है वो आपको बता रहा हूँ वो आपको सेंस बना रही होंगी। अगर आपको सेंस नहीं बना रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कहीं भी इनमें से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको डेली रेगुलर टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे कॉस्मोफीड का एक लिंक रहेगा, 220 रुपए का उसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है, विच इज वेरी नॉमिनल। वहां पर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं, जैसे अभी वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला था, वारी एनर्जीज में मिला, एनटीपीसी ग्रीन में 120 में हमने आइडेंटिफाई किया कि ये और ऊपर जा सकता है। तो वो शॉर्ट टर्म भी हम 3-4% का जो अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं, और उसके अलावा लॉन्ग टर्म में क्या मार्केट में चल रहा है, क्या आपको नॉलेज आपकी डेली अपडेट हो, आपको जानने को मिले कैसे मार्केट किस तरह से किस न्यूज पे या किस इकोनॉमिक कंडीशन पे, किस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पे किस तरह से रिएक्ट करती है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो ज्वाइन करके देख लेना। बाकी हम तो मिलेंगे इस YouTube चैनल पे, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। किसी भी शेयर का आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए हो तो प्लीज इस पे कमेंट जरूर करना, और प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड हम मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच, अलविदा।